ये लीच का डायग्राम है और इसमें हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये एंटीरियर सकर है, ये पोस्टीरियर सकर है और इन सकर्स की सहायता से ये अटैच हो जाता है कैटल पर और ये सकर्स इसको मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। ब्लड सकिंग लाइस, पेडिकुलस, फ्लीज, बेडबग, बेडबग यानी कि खटमल और पेडिकुलस यानी कि जूं, माइट्स, टिक्स, इन सब के स्पेशल माउथ पार्ट्स होते हैं। और जिनकी सहायता से ये ब्लड सक कर पाते हैं। अधिकांशतः जो एंडोपैरासाइट होते हैं, अंतःपरजीवी, उनके अंदर विभिन्न प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं, जैसे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन और बहुत ही उच्च वृद्धि दर होती है, हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, पार्थेनोजेनेसिस, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी, इंटरमीडिएट होस्ट और एक बहुत ही जटिल लाइफ साइकिल पाई जाती है। ये टीनिया सोलियम का चित्र है और टीनिया सोलियम अडल्ट यह अग्रभाग है जिसे स्कॉलक्स कहते हैं। ये फीताकृमि लंबा होता है और फीते समान शरीर होता है इसका। और यह जो बहुत ही छोटा सा अग्रभाग दिख रहा है उसी का ये इनलार्ज्ड भाग दिखाया गया है चित्र में, जिसे स्कॉलेक्स कहते हैं। यह अग्र हिस्सा होता है और स्कॉलेक्स पर हुक्स पाए जाते हैं एवं सकर पाए जाते हैं। तो जो अडल्ट टीनिया सोलियम होता है, वयस्क टीनिया सोलियम होता है, उनमें हुक पाए जाते हैं एवं चूषक पाए जाते हैं, ताकि जो जंतु या पैरासाइट अंतःपरजीवी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के साथ अटैच हो सके। और इनमें इन बहुत अधिक अनुकूलन पाया जाता है। टीनिया सोलियम में एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता, तो ये डायरेक्टली फूड एब्जॉर्ब कर लेते हैं स्वयं के बॉडी वॉल की सहायता से। और एस्केरिस लिम्ब्रिकाइडिस यानी कि गोल कृमि, गोल कृमि भी अंतःपरजीवी है और ये बच्चों के स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ही कॉमनली पाया जाता है। और इसकी विशेषता यह होती है कि गोल कृमि के शरीर के ऊपर मोटा सा क्यूटिकल पाया जाता है, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम से, होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम्स से गोल कृमि को प्रोटेक्ट करता है। अभी हमने ये टीनिया सोलियम देखा, तो टीनिया सोलियम में एक होस्ट तो है ह्यूमन बीइंग और दूसरा होस्ट है, और इसका जीवन चक्र पूरा होता है पिग में। एस्केरिस लिम्ब्रिकोइडिस की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें यह ह्यूमन बीइंग्स में जो बच्चे होते हैं उनको सबसे ज्यादा इन्फेक्ट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है और इसका थिक क्यूटिकल पाया जाता है, जो कि
जंतु को डाइजेस्टिव एंजाइम से प्रोटेक्ट करता है। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं और इसमें अवायवीय श्वसन पाया जाता है। यह चित्र बेडबग का है, खटमल का है, जिसमें कि रूपांतरित माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। जो परजीवी होते हैं, उनमें बहुत अधिक संख्या में ऑफस्प्रिंग्स उत्पन्न होते हैं ताकि जीवन चक्र कुछ जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनके द्वारा पूर्ण किया जा सके। अब हम आ जाते हैं प्रीडेशन पर, परभक्षण पर। तो यहाँ हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चित्र हैं। और यहाँ आउल है, जिसका कि शिकार एक छोटा सा चूहा है। प्रिडेक्शन या परभक्षण के अंतर्गत एक स्पीशीज के सदस्य अन्य स्पीशीज के सदस्य को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। प्रिडेशन के अंतर्गत अधिकांशतः जो प्रे शिकार होता है उसको मार दिया जाता है। प्रिडेशन अत्यंत महत्वपूर्ण इकोलॉजिकल प्रोसेस है और प्रिडेशन की वजह से संख्या कंट्रोल में रहती है। तो यदि कोई जंतु पेस्ट है, मतलब हानिकारक कीट है, तब तो प्रिडेशन बहुत ही यूजफुल होता है। किंतु यदि किसी शिकार को जो कि बहुत ही यूजफुल है उसे भोजन के रूप में कोई जो प्रेडेटर है वो ग्रहण कर रहा है, तब फिर एक समस्या वाली बात होती है। यह कम्युनिटी स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है और प्रेडेशन का अत्यधिक इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस होता है एवं प्रेडेशन जो रिलेशनशिप है यह एक्सप्लेन करती है वार्निंग कलरेशन जैसे अनुकूलन को। प्रेडेशन के अंतर्गत मुख्य कंपोनेंट्स हैं प्रेडेटर एवं प्रे। अधिकांश केसेस में प्रेडेटर जंतु बड़ा होता है शिकार से, परभक्षी जंतु बड़ा होता है शिकार से। प्रेडेटर सक्सेसफुल होने के लिए उसमें निम्न कैरेक्टरिस्टिक फीचर होने चाहिए। हंटिंग एबिलिटी ऑफ अ प्रेडेटर रिमेन्स वेल डेवलप्ड। जो शिकार की जो क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए प्रेडेटर में, शिकारी में। स्पेशलाइज्ड प्रेडेटर्स जो होते हैं वो कुछ ही स्पीशीज का शिकार करने के लिए अनुकूलित होते हैं। तो यदि जो शिकार है उसकी संख्या में कमी हो जाती है तो फिर जो परभक्षी है
उसे अन्य स्थान पर मूव करना पड़ता है। लेकिन जो ऐसे प्रेडेटर, ऐसे परभक्षी जिनके की डाइट रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, मतलब कि वो अन्य फूड सोर्सेस पर भी निर्भर कर सकते हैं, तो वो अधिक अडेप्टेड माने जाते हैं। उदाहरण फॉक्स। Foxes can shift to vegetable and carrion diet should conditions require it. यदि आवश्यकता हो तो foxes vegetable diet पर भी शिफ्ट हो जाते हैं। यदि rodents अधिक अवेलेबल हैं रैबिट्स की अपेक्षा, तो फॉक्स एवं हॉक जो हैं वो rodents भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं rather than rabbits. Predators select food on the basis of size. Mountain lions, for example, avoid attacking large, healthy elk, which they cannot successfully handle, and concentrate instead on deer and young or feeble elk. Mountain lions avoid करते हैं बड़े elk पर आक्रमण करने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें भय होता है कि वे सक्सेसफुली उनका शिकार, बड़े एल्क का शिकार नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से जो माउंटेन लायंस हैं वो डियर एवं छोटे एल्क, छोटे या कमजोर एल्क का शिकार करते हैं। प्रीडेटर्स तभी शिकार करते हैं जब उनके लिए यह कार्य परम आवश्यक हो जाता है। प्रे में भी अनेक अडेप्टेशंस पाए जाते हैं और हम देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ये दो हैं एंटी प्रेडेटर डिफेंस स्ट्रेटजीज। तो स्वयं के बचाव के लिए दो स्ट्रेटजीज प्रे के अंदर यानी कि शिकार के अंदर डेवलप हो जाते हैं। मतलब कई एनिमल्स जो हैं वो कुछ इस प्रकार के उनमें अनुकूलन डेवलप हो गए हैं कि वो बड़े ही ऐसे डिसटेस्टफुलनेस उनमें आ जाती है, उनका कलरेशन बहुत बोल्ड होता है। तो इस वजह से जो प्रेडेटर्स हैं उनकी तरफ आकर्षित नहीं होते या फिर वो भयभीत हो जाते हैं। तो इस प्रकार के कलरेशन को हम एपोसिमेटिक कलरेशन कहते हैं। ये मोनार्क बटरफ्लाई है। तो ये इस तरह से डिस्टेस्टफुल कलरेशन डेवलप कर लेती है जिनकी वजह से इनकी सुरक्षा हो पाती है ब्लू जेज से। दूसरे प्रकार का अनुकूलन
जो कि प्रे में डेवलप होता है वो है ग्रुप्स में रहना, हर्ड्स में रहना, फ्लॉक्स में रहना। अधिका अनेक बार हम देखते हैं कि बर्ड्स जो हैं वो बहुत बड़े फ्लॉक्स में उड़ती हैं। इस चित्र में भी हम देख सकते हैं कि ये एक शिकारी पक्षी है, किंतु ये इतना बड़ा ग्रुप है बर्ड्स का, तो फिर बर्ड्स प्रोटेक्टेड रहती हैं। बर्ड्स अगर बहुत बड़े फ्लॉक में रहती हैं तो उसके अनेक एडवांटेजेस होते हैं। बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं अगर ग्रुप में, तो नेचुरली बहुत सारे इंडिविजुअल्स को पता रहता है यदि आसपास कोई शिकार आ गया हो तो। और यदि शिकार बहुत छोटे साइज के हैं तो बड़े ग्रुप में रहने की वजह से उन्हें सुरक्षा मिलती है। अमेंसिलिज्म, अमेंसिलिज्म यानी कि असहभोजिता। असहभोजिता ये एक एसोसिएशन है between organisms of two different species in which one is inhibited or destroyed and the other is unaffected. Another example is elephants stepping on ants do not affect elephants but leads to ant death.